नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता हैं जो युवा भी हैं और मैच्योरिटी की दहलीज पर कदम भी बड़ी ताकत से वो रख चुके हैं। बहुत कम समय तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन काम करने की अपनी शैली एक जनप्रतिनिधि के नाते उन्होंने जिस तरह से डेवलप की है, उसकी चर्चा निश्चित तौर पर सब तरफ इस मायने में होती है कि जो सियासत को समझते हैं और जनसेवा को समझते हैं वो ये जानते हैं कि ये जनप्रतिनिधि लंबी परवाज़ के लिए तैयार है। तो चलिए आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के हमारे जो मिनिस्टर हैं चिकित्सा शिक्षा के, विश्वास सारंग जी से, इस विषय के साथ साथ तमाम दूसरे विषयों पर। विश्वास जी, बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार। राजनीति में जो खबरें रहती हैं वही सुर्खियां बनती हैं। क्रिकेट सुर्खियां बनता है, कभी आदि पुरुष की चर्चा होती है, कभी पठान और जवान की चर्चा होती है, लेकिन एक गजब का काम आपने किया है। भले ही ये कई बार मीडिया की सुर्खियों के पीछे चला जाता है, लेकिन हम सब आपको बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं कि ये काम थोड़ा सा हम फिर याद करना चाहेंगे कि जब आपने लिया तो लोगों ने कहा भी होगा, मजाक भी उड़ाया होगा, भैया पॉसिबल नहीं है, लिवर को यकृत बोलोगे क्या? किस तरह से आप याद करते हैं आज जब सफलतापूर्वक आप आगे बढ़ चुके हैं इस दिशा में? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात बोली। जब सबसे पहले मैंने ये विषय अपनी टीम के सामने रखा कि हम हिंदी में MBBS की पढ़ाई शुरू करवाएंगे, तो संकोच में बहुत सारे लोगों ने कुछ बोला नहीं, पर उनकी मौन जो स्थिति थी वो असहमति को व्यक्त कर रही थी। उनकी बॉडी लैंग्वेज ये मानती थी कि ये बोलती थी कि मिनिस्टर साहब कुछ ज़्यादा एंथियो में हैं, कुछ हो नहीं पाएगा जी। पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना था, मुख्यमंत्री जी ने ये आह्वान किया था, तो हमने उसको शिरोधार्य किया। हमने पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उनकी मातृभाषा में किताबें चलती हैं उसको स्टडी किया। हमने इस बात को लेकर काम किया कि हम किस ढंग से इस पूरे सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे। चुनौती भी थी और कमरा में अंधेरा भी था, रोशनी नहीं थी। क्या बात। हम तो जब अंदर प्रविष्ट किए तो हमें ये नहीं मालूम था कि इसकी दीवार कहाँ है, इसका फर्श कहाँ है, और हम चले गए। और हमने ये विषय को जब बहुत नीचे तक जाकर देखा तो हमें इस बात का मेरे को पूरा विश्वास हुआ कि हम इसको बहुत व्यवहारिक रूप से लागू करेंगे। और इसीलिए हमने सबसे पहला निर्णय लिया कि हम ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, हम ट्रांसलिटरेशन करेंगे, हम रूपांतरण करेंगे। और हमने एक पॉलिसी डिसीजन लिया कि हम जो अंग्रेजी के टेक्निकल शब्द हैं उनसे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और इसलिए हमने वो कंपटीशन से बाहर ना जाए, इसलिए जो जैसे स्पाइन को हमने हिंदी में देवनागरी में स्पाइन लिखा, तो हम ब्रैकेट में हमने उसको इंग्लिश में भी लिखा, जिसमें वो उससे भी रूबरू हो सके, एकदम बाहर ना जाए। बिल्कुल सही जी। और हमने ये भी सुनिश्चित किया कि इस पूरे मामले में हम कोई अलग हिंदी का बैच नहीं करेंगे। हम तो वही जो क्लासेस हैं उसमें जो हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको एक पैरेलल प्लेटफॉर्म, एक समानांतर हम मंच देंगे हिंदी की किताबों के माध्यम से कि वो अंडरस्टैंड और अच्छे से लर्न कर सकें। शरद जी, मुझे कहते हुए अति प्रसन्नता आई। ये देखिए, मेरे को इतनी मैं उत्साह से भरा हुआ हूँ। जब मैंने इन किताबों को वितरित करने का कार्यक्रम किया, हमें ऐसी उम्मीद थी कि हिंदी मीडियम के बच्चे ही इसकी डिमांड करेंगे, पर आप विश्वास नहीं करेंगे, मेडिकल कॉलेज के हर एक बच्चे ने बोला कि हमें वो किताब चाहिए। और जब मैंने उनको किताब बांटी, इतने उत्साहित थे इंग्लिश मीडियम के बच्चे, जो दिल्ली के बच्चे हैं, जो हरियाणा के बच्चे हैं, जो मुंबई के बच्चे हैं। उन्होंने कहा नहीं साहब, हमें हिंदी किताब चाहिए, क्योंकि ये हिंदी की किताब हमें एक अलग अंडरस्टैंडिंग दे रही है। और उसके बाद हमने 15 दिन का जो फीडबैक लिया, तो हमारे हर बच्चा, चाहे वो हिंदी मीडियम का इंग्लिश मीडियम का, उसने सबने वो किताबों को फॉलो कर रहा है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि वो काम हमने किया। अब आगे क्या आप इसमें देख रहे हैं कि फर्स्ट ईयर आपने कर लिया, 3 किताबें कर ली, अब चरणबद्ध रूप से कैसे आगे बढ़ेंगे? क्योंकि अब आपने वो पड़ाव पार कर लिया जो सबसे कठिन होता है। जी, हमारा ऐसा प्लान था कि हम हर साल एक एक ईयर को बनाएंगे।
फिर मेरे को एक दिन ऐसा विचार आया कि सोचो तो बड़ा सोचो, और मैं ऑल द वे मेरे मंदार में गया, भोपाल में जो हमारा मंदार है, जो हमारा वॉर रूम है, और उसमें जो हमारे नोडल अधिकारी वो लगातार काम कर रहा है, लगातार काम पूरे प्रदेश में काम कर रहा है, मैंने उसको भंग नहीं किया। वो हिंदी प्रकोष्ठ का हमारा मंदार रोज काम कर रहा है, और मैंने जाकर उनको ये बोला कि देखो हम फिर हिस्ट्री के पार्ट बन सकते हैं, यदि आप सब लोग साथ दो तो क्यों ना हम लेट्स स्टार्ट फॉर ऑल 4 years, क्यों ना हम 4 साल के काम एक साथ करें। और वो दिन अच्छा था, मेरी टीम ने एकदम से हाँ भरी, और शरद जी मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वो काम पहले साल का हमने 4 महीने में किया, और ये 4 साल का हम 2 महीने में कर रहे हैं। सितंबर 30 तक हम सभी किताबें MBBS का पूरा कोर्स हम कर देंगे। तो जो 4 साल का था काम था वो हमने 2 महीने में कर दिया। मुझे बहुत प्रसन्नता है। 12 सब्जेक्ट हैं टोटल मिलाकर, पूरी MBBS में 15 सब्जेक्ट हैं, 3 हम बना चुके हैं, 12 और हम तैयार कर रहे हैं। 12 में से 9 मेरे ख्याल से अगले हफ्ते मैं प्रिंटिंग के लिए पहुंचा दूंगा। बाकी जो 3 सब्जेक्ट हैं उन पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, और मैंने डेडलाइन दी थी 15 सितंबर। मैंने 15 सितंबर से उल्टा कैलेंडर बनाया, उसका उल्टा शेड्यूलर बनाया। 15 को क्या होगा, 14 को क्या होगा, 10 को क्या होगा, और ऐसा मैंने उल्टा कैलेंडर 2 महीने का बनाया, और उसको लेकर पूरा का पूरा एक सिस्टम बनाया। रोज मैं मॉनिटर करता हूँ। 12 के 12 सब्जेक्ट पर हमने तेज़ी से काम शुरू किया। उसका फर्स्ट कट देना, उसका ट्रांसलिट्रेशन करना, उसका वैलिडेशन फर्स्ट, वैलिडेशन सेकंड, प्रूफ रीडिंग, टाइप सेटिंग, फिर प्रिंटिंग। और इस पूरे काम को हमने 9 किताबें तो लगभग हम अगले हफ्ते में प्रिंटिंग के लिए दे देंगे, और मुझे बहुत प्रसन्नता है। देखिए, इतनी प्रसन्नता है कि हम मध्य प्रदेश का नाम अब दुनिया में होगा कि हमने पूरा MBBS को हम अब हिंदी में शुरू कर देंगे। निश्चित तौर पर, और मुझे लगता है कि ये दुनिया में अपनी तरह का एक बड़ा काम है कि जिस देश में जो भी कारण हो, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी अगर हिंदी में हम अपनी तकनीकी शिक्षा की किताबें अनुदित नहीं कर पाए अंग्रेजी से, तो जबकि जर्मनी, इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ शरद जी की पीछे हमारा देहरादून में सभी हेल्थ मिनिस्टर्स और मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर का कॉन्क्लेव था। उसमें हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक मेरे को 15 मिनट का अलग इसी विषय पर एक सेशन दिया था कि पूरी ये जर्नी हमने कैसे पूरी की। और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि माननीय हमारे मनसुख भाई मांडविया जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने सभी राज्यों को बोला कि आप फॉलो करिए मध्य प्रदेश को, और उसके बाद लगातार दूसरे प्रदेशों के अधिकारी हमारे पास आए, हमने उनको पूरा सहयोग किया। हमें ऐसा लगता है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एज इट इज़ हमारा चीज़ को अडॉप्ट करने वाला है। वो कहते हैं अब हम मेहनत क्यों करें, बन ही गया है, आप दे दीजिए। और हमने भी कहा हम तो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, हमारा उस पर कोई कॉपीराइट नहीं है, हम तो चाहते हैं कि हिंदी मीडियम के बच्चों को ज़्यादा सुविधा मिल सके और मातृभाषा का और ज़्यादा प्रचार प्रसार हो। मुझे ऐसा लगता है कि देश के कम से कम 5 से 6 राज्य तो अगले साल तक और हिंदी में शुरू कर देंगे। एज इट इज़ हमारे जो किताबें हैं उसको वो फॉलो कर रहे हैं। विवेकानंद कहते हैं हर अच्छी चीज़ 3 प्रक्रिया से गुजरती है, उपहास, विरोध और स्वीकृति। लेकिन स्वीकृति के बाद लोगों को, कुछ लोगों को ये भी लगा विश्वास भाई कहाँ पहुँच गए, गजब कर दिया, प्रधानमंत्री तक ख्याति पहुँच गई। अब उसका क्या किया जा सकता, मानव स्वभाव है। तो इस अनुभूति को आपने कैसे लिया, इसको स्मेल तो किया होगा? देखिए 2 बातें हैं शरद जी। एक तो सबसे महत्वपूर्ण है कि श्रेय केवल अपने को नहीं लेना चाहिए, इट्स अ टीम वर्क। टीम को मैंने हर समय यही बोला, मैं और मेरी टीम। मंदार की टोली हमने नाम दिया है। जब अमित शाह जी ने उसको इनॉग्रेट किया, उसके बाद हमने अलग से एक फोटो सेशन करवाया मंदार की टोली, और वो मंदार की टोली एक ऐसी हमारी टीम बनी है, आप विश्वास नहीं करेंगे। जो मैंने फर्स्ट ईयर के जो 3 नोडल अधिकारी बनाए, उसमें से तीनों हिंदी मीडियम के नहीं थे। एक तो कर्नाटक का है जिसने हिंदी कभी नहीं पढ़ी। आप विश्वास नहीं करेंगे, जज्बे के साथ लोग लगे। उनको लगता है कि अच्छा इसमें मैंने एक काम और किया, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि एप्रिशिएशन जो है वो उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता। ठीक बात। तो मैंने आउट ऑफ द बॉक्स जाकर, इसको लेकर विरोध भी था,
मैंने मेरी टीम का नाम किताब में दर्ज कराया। वो तो अधिकारी हैं, बिल्कुल सही किया आपने। आमतौर पे ये बात हो रही थी कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने कहा नहीं, जिसने मेहनत की उसका नाम जाएगा। मैंने जो अपना आभार लिखा उसमें उन सभी लोगों का नाम लिखा, इवन जो मेरा छोटा सा ऑपरेटर था मैंने उसको भी याद किया। इस बार जब हम 4 साल की किताब बना रहे हैं तो मैंने और एक निर्णय लिया है कि हर सब्जेक्ट में जिसने ट्रांसलिटरेट किया उसका नाम मैं दर्ज करवा रहा हूँ, हर चैप्टर पर। सीबीसी किया हमने कॉम्पिटिटिव कैरिकुलम बेस्ड कैरिकुलम पर पूरा काम किया है। तो हमने टेक्निकल कोई चीज़ को चेंज नहीं किया, और हमने ये ज़रूर कोशिश की कि हमारी टीम को पूरा इसका श्रेय मिले। ये श्रेय मेरा अकेले का नहीं है, पूरी टीम का है। कुछ राजनीतिक सवालों के साथ मैं इस बातचीत को विराम दूंगा। विश्वास जी, चुनाव की दहलीज पे मध्य प्रदेश खड़ा है। आपने अपने क्षेत्र में भी, कहा जाता है, जैसे आपने हिंदी की इस अद्भुत प्रणाली को अपनाया और मंदार वॉर रूम बनाया, नरेला के लिए भी कहा जाता है कि वहाँ भी एक बड़ी प्रणाली है। ये व्यवस्था बनाना आसान नहीं है, इतनी मसरूफियत, चुनौती, प्रतिस्पर्धा। तो नरेला के बारे में भी आप कह सकते हैं कि एक वैज्ञानिक प्रणाली अपनाकर आपने एक टीम वर्क के साथ वहाँ भी एक मैकेनिज्म तैयार किया। नहीं, देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी व्यक्ति नया काम नहीं करता। यदि आपका मन है तो आप सक्सेसफुल काम करने के लिए हर काम को नए ढंग से करते हैं। यदि आप जनप्रतिनिधि हैं तो जनता की सेवा करना ये आपका कर्तव्य भी है और आपकी कटिबद्धता भी है। शरद जी, इस समय पर मैं अपने पिताजी का जिक्र करूंगा, कैलाश सारंग साहब का। उन्होंने मुझे हर समय यही सिखाया कि आप बाय डिफ़ॉल्ट राजनीति में नहीं हो, बाय चॉइस राजनीति में हो। और जब आप बाय चॉइस राजनीति में हो तो फिर राजनीति की रपटीली राहों पर चलना है तो उसके दचके भी सहन करना पड़ेगा और उसके गड्ढों पर उचक के बाहर भी पार भी करना पड़ेगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि रात में 4 बजे भी किसी का फ़ोन आए तो आपको अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि इट इज़ एक्सपेक्टेड, आपसे ये अपेक्षा की जा रही है। यही बात मैंने की और उन्होंने मुझे नज़ीर का एक शेर याद कराया। रोज़ रात में मैं सोता हूँ तो वो शेर याद करके ज़रूर सोता हूँ शरद जी, कि कुछ इस तरह से काफ़िले के साथ चल नज़ीर, कुछ इस तरह से काफ़िले के साथ चल नज़ीर, जब तू ना चल सके तो तेरी दास्तां चले। हम रहे ना रहें, लोग हमें याद रखें, और वो जब ही होगा जब हम अपने वर्तमान को ईमानदारी के साथ जिएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि यदि जनता ने मुझे चुना है तो ये मेरा दायित्व है कि मैं जनता की सेवा करूं। अगर आप ये दावा करे ही रहे हैं, करेंगे ही, करना ही चाहिए, तो इसका आधार मुझे समझाइए कि 5वीं बार क्यों भाजपा सरकार? शरद जी, यदि ये प्रश्न मेरी जगह उन लाखों बच्चों से पूछा जाए जिनके हृदय की गति और उसको ठीक करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, उनसे जाके पूछिए कि सरकार बननी चाहिए या नहीं। हमें लगता है कि उन लाखों बेटियों से पूछा जाए जिनकी शादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराई कि 5वीं बार सरकार बननी चाहिए या नहीं। वो शहर, वो गांव, वो कस्बा, वो खेत, वो खलियान, वो किसान, वो मजदूर, वो युवा, वो महिला, जिसका कल्याण और विकास हुआ, उसका मन है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। हमारा सिद्धांत है अंत्योदय, और अंत्योदय के सिद्धांत पर अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की सेवा करना, इस लक्ष्य से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया। हमने सकारात्मक परिवर्तन किया। हमने रोड बनाई तो रोड पर चलने वाले आम आदमी के पैर में पड़ी हुई बीमारी की भी चिंता की। हम यदि खेत तक पानी लेके गए तो हमने किसान की खेती को फ़ायदे का धंधा बनाने के लिए 0% पर ब्याज भी उपलब्ध कराया। कहने का तात्पर्य यह है कि समग्र विकास, समुचित विकास, समेकित विकास और हर घर में खुशहाली, यही भारतीय जनता पार्टी का मंतव्य रहा है और यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि भी रही है। आपने डबल इंजन की सरकार की बात की। केंद्र सरकार बड़ा भाई और राज्य सरकार छोटा भाई। डबल इंजन की सरकार की विकास की गाड़ी जनता के घर तक पहुंची है। कोविड के मैनेजमेंट की बात हो या सांस्कृतिक अभ्युदय की बात हो, युवा को रोजगार देने की बात हो या महिला को सम्मान देने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो किया है, जनता यही चाहती है कि यदि चुनी हुई सरकार उसके कल्याण और विकास की बात करती है तो फिर से उसको चुना जाना चाहिए। और देखिए, मध्य प्रदेश में
केवल हम ही नहीं है, कंपैरिजन के लिए वो कमलनाथ की सरकार भी है। वो 15 महीने की सरकार जिसमें केवल भ्रष्टाचार हुआ, केवल अनाचार हुआ, चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक और आरक्षक से लेकर डीजी तक, पोस्टिंग से लेकर ट्रांसफर तक सब भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा था। विकास की हर योजना को रोक दिया गया था। तो जनता ये कंपेयर करती है, दिग्विजय सिंह की सरकार देखी, भाजपा की सरकार देखी, कमलनाथ की सरकार देखी, भाजपा की सरकार देखी, ये अंतर हमें दिखता है। इसलिए 5वीं बार भाजपा आएगी। तो आप ये भी दावा करते हैं कि इन 5 सालों में जिसका रिपोर्ट कार्ड बीजेपी भी रखेगी, 14 महीने का कांग्रेस भी रखेगी, आप दावा करते हैं आपकी राह आसान हुई है इससे? नहीं, निश्चित रूप से। देखिए, ये तो बिल्कुल पक्की बात है। जनता बहुत अवेयर है, जनता बहुत जागरूक है, जनता अपना भला भी जानती है और उसका जिसने भला किया वो भी जानती है। जनता ये भी जानती है कि किसने भ्रष्टाचार किया और किसने भ्रष्टाचार रोककर सुशासन स्थापित किया। तो 15 महीने की कांग्रेस की सरकार उसके लिए वो अजाब बनने वाली है। कमलनाथ जी जो केवल एसी कमरों में बैठकर भ्रष्टाचार वाला शासन चलाते थे, ये सरकार ने देखा है, सरकार में जनता ने देखा है। पहली बार किसी सूबे के मुख्यमंत्री के से जुड़े हुए लोगों पर छापे पड़े और मुख्यमंत्री निवास से लगे हुए मकान से करोड़ों रुपए जब्त हुए। ये भ्रष्टाचार भी देखा है। ये कंपैरिजन होगा, ये तुलना होगी और निश्चित रूप से ये तुलना जनता को और भाजपा के प्रति आकर्षित होने की प्रेरणा देगी। आखिरी सवाल कर रहा हूँ मैं, इसमें कोई शक नहीं कि मध्य प्रदेश में सड़कें बनी, बिजली आई 2003 से लेकर 2023 तक। सड़क, बिजली, पानी, सिंचाई, कृषि कर्मण अवार्ड, ये सब बताते हैं कि मध्य प्रदेश आगे बढ़ा। लेकिन एक शहरी जो आबादी है और युवा है वो ये मानते हैं कि वेलफेयरिज्म की पॉलिटिक्स बिल्कुल सही है, कल्याणवाद की राजनीति सही है, लेकिन अब हमारे शहरों को उद्योग चाहिए, रोजगार चाहिए और इसी के साथ हिंदी में किताबों का अनुवाद भी चाहिए, ऐसे नवाचार भी चाहिए। क्या आप ये भी दावा करते हैं कि अगर 5वां टर्म मिले, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए भी, कांग्रेस के लिए भी, लेकिन आप बड़ी मजबूती से ये दावा करते हैं, तो ये मध्य प्रदेश कितना मुख्तलिफ होगा, कितना भिन्न होगा इन विकास के दावों के साथ? नहीं, देखिए, मैंने आपको एक शब्द बोला था, समेकित विकास। समेकित विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। भारतीय जनता पार्टी ने वो किया है। आप ये नहीं कह सकते कि केवल कल्याण की राजनीति की है। कल्याण की राजनीति तो करना चाहिए, कल्याणकारी राज्य तो अपेक्षित है। चाणक्य के समय से यदि राजनीति की बात करें, सभ्य समाज की बात करें, तो कल्याणकारी राज्य स्थापित होना ही चाहिए, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। पर कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए आपको अर्बन डेवलपमेंट पर जाना पड़ेगा, आपको उद्योगों का विकास करना पड़ेगा, आपको युवाओं को रोजगार देना पड़ेगा, आपको युवाओं को अच्छा स्वास्थ्य देना पड़ेगा, जनता को अच्छा स्वास्थ्य देना पड़ेगा, आपको हमारे नौनिहालों को अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी। वर्तमान को ठीक करेंगे तभी हमारा भविष्य संवरेगा। इतिहास से सीख लेना है, वर्तमान को ठीक करना है, जब भी हमारा भविष्य संवरेगा। और इसीलिए आप औद्योगिक विकास की बात करें तो हमारे यहाँ जितना इन्वेस्टमेंट हुआ शायद मध्य प्रदेश में कांग्रेस के समय नहीं हुआ। यदि आप आंकड़ों की बात करें, 60-65 हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हम कर चुके हैं। बहुत धन्यवाद विश्वास जी इस बातचीत के लिए और बहुत शुभकामनाएं कि जिस दृष्टि, जिस विजन और जिस संकल्पना को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं वो एक महत्वपूर्ण, और जिस तरह आप बाबूजी को याद करते हैं और जिस तरह से आपने एक आदरांजलि देते हुए उनको अपने नाम के साथ भी विश्वास कैलाश सारंग जोड़ा है, ये एक बहुत एक हम्बल तरीके से। जी देखिए, हर बेटे के लिए पिता बहुत महत्वपूर्ण होता है, पर मेरे पिताजी, मैं इंगित करना चाहता हूँ, फिर बोलूँगा, मेरे पिताजी कैलाश सारंग साहब मेरे पिता थे, मेरे गुरु थे, मेरे फिलोसोफर थे, मेरे गाइड थे, मेरे मित्र थे, मेरे सखा थे, वो सब कुछ थे, वो बड़े आदमी थे। तो उन्होंने जो सिखाया है उस स्तर तक तो मैं कहाँ पहुँच पाऊँगा, पर जो सिखाया है उसके माध्यम से कुछ करना चाहता हूँ। तो वो बड़े आदमी थे, तो उनको याद करना और भगवान उनको याद कराता रहे, ये मेरे लिए सौभाग्य है। विश्वास जी, आपसे पहले भी मुलाकातें होती रही हैं, और लेकिन मैं जिस विश्वास कैलाश सारंग जी को अभी देख रहा हूँ, वो बहुत तेज़ी से न सिर्फ सीख रहे हैं बल्कि सियासत की इन पेचीदा और फिसलन भरी राहों पर संभल कर चलने के साथ संवर कर भी चल रहे हैं।
मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बड़ा अच्छा लगा। ये थे मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग जी। खास मुलाकात में इतना ही, अगली बार एक और खास शख्सियत को लेकर आपसे मिलेंगे। इजाजत दीजिए।